मित्रों, वेदांत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और कैसे हो आप, क्या कर रहे हो? सेकंड ग्रेड आपकी तैयारी जोर पकड़ रही है, तैयार हो जाओ। देखिए, आज अपनी जो चर्चा का विषय है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर अपन चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान। जब संविधान सभा का विचार चल रहा था कि हमारे मूल संविधान में, जब संविधान सभा संविधान के निर्माण का कार्य कर रही थी, तब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव के द्वारा संविधान में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का क्या दिया गया? सुझाव दिया गया। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव के सुझावों के आधार पर, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है। अब संविधान सभा में उन्होंने कहा कि व्यक्ति की अधिकार यानी दो प्रकार के होते हैं, अधिकार दो प्रकार के होते हैं, यानी एक न्यायोचित अधिकार और दूसरे गैर न्यायोचित अधिकार। देखिए, न्यायोचित अधिकार के अंतर्गत हमारे संविधान का भाग कौन सा वर्णित कर दिया? 3 कर दिया। मूल अधिकार न्यायोचित अधिकार है, और गैर न्यायोचित के अधिकार के अंतर्गत भाग 4 में किसको शामिल किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। तो कहने का मतलब, मूल जो संविधान था, मूल भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का या प्रावधान है जो हमारी संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था सर B.N. राव, तो इसने इनको शामिल करने का सुझाव दिया। संविधान सभा में इनके द्वारा कहा गया कि अधिकार यानी 2 प्रकार के बताए थे, एक तो न्यायोचित अधिकार जिसके अंतर्गत हमारे भाग 3 को शामिल किया गया, और भाग 3 में क्या है? मूल अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकार कैसे हैं? न्यायोचित है। और एक गैर न्यायोचित अधिकार, गैर न्यायोचित अधिकार के अंतर्गत किसको शामिल किया गया? भाग 4 को शामिल किया गया, और भाग 4 में किसका उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। आगे देखते हैं, देखो हाँ, अब देखिए, सर तेज बहादुर संप्रु समिति। देखो, सर तेज बहादुर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिस समिति का नाम था सर तेज बहादुर संप्रु समिति। अब ये तेज बहादुर संप्रु समिति है, तो सर तेज बहादुर संप्रु समिति की सिफारिश, इसने यानी इसकी सिफारिश के आधार पर
इस समिति की सिफारिश के आधार पर इन नीति निर्देशक तत्वों को, यानी नीति निर्देशक तत्वों को कहां से? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण करके, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण करके भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 4 के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक जोड़ा गया है। देखिए, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, हमारा जब संविधान का निर्माण चल रहा था तो संविधान के निर्माण के समय एक समिति गठित की गई थी, सर तेज बहादुर संप्रू समिति। तो भारतीय संविधान में इन नीति निर्देशक तत्वों को, यानी सर तेज बहादुर संप्रू समिति ने सिफारिश की कि हमारे देश में जो नीति निर्देशक तत्व है, हमारे देश की जनता के हिसाब से आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व उपयुक्त होंगे। तो भारतीय संविधान में इन नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से लेकर भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक इन नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया गया? जोड़ा गया। और आयरलैंड के संविधान में इन नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है? स्पेन के संविधान से लिया गया है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, यानी ये जो नीति निर्देशक तत्व है, इन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये नीति निर्देशक तत्व है एक अनोखी विशेषता, यानी अनोखी विशेषता वाले क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये नीति निर्देशक तत्व है, ये अनोखी विशेषता वाले तत्व है। और कहा कि मूल अधिकारों के साथ, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा कि ये अनोखी विशेषता वाले तत्व है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है, यानी नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के साथ, यानी मूल अधिकारों के साथ ये नीति निर्देशक तत्व ये नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। देखिए, कई बार अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला तत्व किसने कहा? तो देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला तत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों के साथ मूल अधिकारों को संविधान की क्या कहा? मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा एवं दर्शन कहा, कि आत्मा एवं दर्शन कहा। अब देखिए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को, यानी देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो नीति निर्देशक तत्व है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को, कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों
के साथ, नीति निर्देशक तत्वों के साथ मूल अधिकारों को, यानी मूल अधिकारों के साथ या मूल अधिकारों के साथ नीति निर्देशक तत्वों को, या मूल अधिकारों, नीति निर्देशक तत्व में मूल अधिकारों को क्या कहा, यानी संविधान की मूल आत्मा कहा, संविधान की मूल आत्मा कहा। यानी ग्रेनविल ऑस्टिन ने मूल अधिकारों के साथ इन नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान की क्या कहा, मूल आत्मा कहा, यानी क्या कहा, मूल आत्मा कहा। अब देखिए, ये जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, यानी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, अर्थात इनको कानूनी या न्यायिक शक्ति प्राप्त नहीं है, न्यायिक शक्ति प्राप्त नहीं है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व वैध योग नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार तो कैसे हैं, वैध योग है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वैध योग नहीं है, क्योंकि न्यायालय के द्वारा ये लागू नहीं कराए जा सकते, अर्थात इनको कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, इनको नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, इनको तो केवल नैतिक व राजनैतिक शक्ति ही प्राप्त है, यानी नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति ही प्राप्त है। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, अर्थात इनको कानूनी शक्ति, कानूनी या न्यायिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इनको कैसी शक्ति प्राप्त है, नैतिक व राजनीतिक शक्ति ही प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्व यानी बे आदर्श है, नीति निर्देशक तत्व बे आदर्श है, आदर्श है जो समाज के जो समाज के सामाजिक, जो समाज के सामाजिक व आर्थिक हितों की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। कि नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जो समाज के सामाजिक और आर्थिक हितों की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। तो अब देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, अपन नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी व समाजवादी, लोक कल्याणकारी व समाजवादी राज्य की क्या करना है, स्थापना करना है। कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, इनका प्रमुख उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी और समाजवादी राज्य की स्थापना करना है तथा विकास के सभी अवसर सभी नागरिकों तक पहुंचाना है। कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनका प्रमुख कार्य है लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य की स्थापना करना, और जो विकास के यानी विकास के सभी अवसर है सभी नागरिकों तक पहुंचाना है। तो ये नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। कि नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख उद्देश्य क्या है, नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में कहाँ से लिए, अर्थात देखो, नीति निर्देशक तत्व है, ये नीति निर्देशक तत्व का ये हमारी राज्य के कार्य है। कि हमारी राज्य की जो सरकार है वो कार्य तो करेगी, तो राज्य की सरकार कहाँ कार्य करेगी,
तो राज्य की सरकार ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत क्या करेगी, कार्य करेगी। तो राज्य की सरकार के कार्य जो नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य के कार्य हैं, यानी राज्य की सरकार जो कार्य करेगी वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही करेगी। अब देखिए आप आगे देखो, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है और यहां पर राज्य शब्द का वो ही अर्थ है जो मौलिक अधिकार वाले भाग 3 में है। देखो, राज्य शब्द क्या किया है, परिभाषित किया है। और राज्य शब्द का अर्थ की बात करते हैं तो राज्य शब्द का अर्थ क्या है, तो राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मौलिक अधिकार वाले भाग 3 में है। कि आर्टिकल 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है और राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मौलिक अधिकार वाले भाग 3 में है। अब देखिए, मौलिक अधिकार वाले भाग 3 में राज्य शब्द का क्या अर्थ बताया था कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, इन सरकारों के विभाग, इन सरकारों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष इन सरकारों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग से संचालित सभी संस्थान क्या है, राज्य है। ठीक है, तो ये राज्य है और ये नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये देश के शासन में मूलभूत है, यानी ये नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है। मूलभूत मतलब समाहित है, हमारे शासन में क्या है, ये समाहित है। कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है देश के शासन में मूलभूत यानी समाहित है और राज्य के द्वारा विधि बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है। तो देखिए आर्टिकल 37 में है कि ये नीति निर्देशक तत्व है, देश के शासन में मूलभूत समाहित है और राज्य जब विधि बनाएगा, राज्य जब कानून बनाएगा तो राज्य कानून इस प्रकार बनाए कि ये नीति निर्देशक तत्व स्वतः ही लागू हो जाए। यानी राज्य का जो विधि बनाते समय इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का क्या है, अनिवार्य कर्तव्य। तो देखिए आर्टिकल 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, नीति निर्देशकों के संदर्भ में राज्य शब्द परिभाषित किया है। तो राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मौलिक अधिकार वाले भाग 3 में है। अब मौलिक अधिकार वाले भाग 3 में अपन ने अभी पिछली चर्चा की है इसमें। अब देखिए आर्टिकल 37 में ये नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में क्या है, मूल रूप से समाहित है और राज्य अब विधि बनाते समय, राज्य के द्वारा विधि बनाते समय इन कर्तव्यों को लागू करना राज्य का क्या है, अनिवार्य, यानी इन तत्वों को लागू करना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है। अब देखिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 38। देखिए अनुच्छेद 38 में नीति निर्देशक तत्वों का सार समाहित है, यानी इसमें नीति निर्देशक तत्वों का क्या समाहित है, सार समाहित है। कि नीति निर्देशक तत्वों का सार समाहित है, इसके अंतर्गत लोक कल्याणकारी व समाजवादी राज्य की स्थापना का प्रतिपादन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि लोक कल्याणकारी व समाजवादी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी व समाजवादी राज्य की स्थापना का प्रतिपादन किया गया है। कि देखिए आर्टिकल 38 है, लोक कल्याणकारी व समाजवादी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है या लोक कल्याणकारी समाजवादी राज्य की स्थापना का प्रतिपादन किया गया है। देखिए राज्य यानी लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा,
जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनिवार्य रूप से प्राप्त हो। तो देखिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसके अंतर्गत कौन कौन से न्याय है? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श तो बहुत ही महत्वपूर्ण, आर्टिकल 38 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें नीति निर्देशक तत्वों का क्या समाहित है? सार समाहित है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य यानी लोक कल्याणकारी और समाजवादी राज्य की स्थापना, सिद्धांत की स्थापना का प्रतिपादन किया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को समान रूप से यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय समान रूप से प्राप्त हो। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का क्या करेगा? प्रयास करेगा। इस प्रकार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देखो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 38 की नीति निर्देशक तत्वों के कौन से आर्टिकल में सामाजिक, आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है? तो कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अपन अनुच्छेद 39। देखिए, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य अपनी नीति का संचालन, राज्य अपनी नीति का संचालन यानी राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार, राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा। अब राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा। देखिए, नंबर 1, जिससे सभी नागरिक यानी स्त्री व पुरुष को आजीविका के क्या हो? पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, स्त्री व पुरुष यानी स्त्री व पुरुष दोनों के लिए, यानी स्त्री और पुरुष को समान कार्यों के लिए, स्त्री व पुरुष को समान कार्यों के लिए इसकी व्यवस्था करेगा? समान वेतन की व्यवस्था करेगा कि स्त्री पुरुष समान कार्यों के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाएगी। और नागरिकों को सामूहिक रूप से, यानी तीसरा है नागरिकों को सामूहिक रूप से, यानी सामूहिक रूप से जो संसाधन है, संसाधनों का वितरण समान रूप से किया जाएगा। कि देखो, स्त्री पुरुष को आजीविका के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और जो स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाएगी और नागरिकों को सामूहिक जो संसाधन है, विकास के जो संसाधन है, वो सामूहिक रूप से जितने भी संसाधन है उन संसाधनों को समान रूप से सबके लिए यानी क्या किया जाएगा? विस्तारित किया जाएगा। सबको अवसर दिया जाएगा कि नागरिकों को सामूहिक रूप से जितने भी उत्पादन के संसाधन है उनका वितरण समान रूप से किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 38 के अंतर्गत है, वो 39 के अंतर्गत। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत देखो, ग्राम पंचायतों का संगठन।
या गठन। देख, राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि ग्राम पंचायतों का क्या किया जाए, गठन किया जाए। अधिक से अधिक राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई बनाने का महत्वपूर्ण क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो देखिए, आर्टिकल यानी 73वां संविधान संशोधन से पहले हमारे संविधान में केवल ग्राम पंचायतों के संदर्भ में कौन से आर्टिकल का उल्लेख था, केवल आर्टिकल 40 का उल्लेख था। आर्टिकल 40 का ही उल्लेख मिलता है ग्राम पंचायतों के संदर्भ में। अब देखिए, आर्टिकल 41 के अंतर्गत है कुछ दशाओं में काम पाने। अनुच्छेद 41 यानी कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने व लोक सहायता पाने। यानी देखो, कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अब वे दशाएं कौन सी है कि कुछ दशाओं में काम पाने, यानी व्यक्ति को काम नहीं है तो व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, रोजगार नहीं है तो रोजगार दिया जाएगा, काम उपलब्ध कराया जाएगा। अगर व्यक्ति की ऐसी स्थिति है कि वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके तो व्यक्ति को शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। और लोक सहायता यानी बुढ़ापा, बीमारी, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या दी जाएगी, सहायता भी दी जाएगी। तो देखो, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, यानी काम पाने, शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने, काम पाने, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीन होने की दशा में सबको क्या उपलब्ध कराएगा, लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। कहने का मतलब कि राज्य अपनी जो आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, सबको काम भी उपलब्ध कराएगा, शिक्षा भी उपलब्ध करवाएगा। और कैसी स्थिति में, बेकारी है, बेरोजगारी की स्थिति है, बुढ़ापा है, कोई बीमारी हो गई, अंगहीन होने की दशा है, तो ऐसी स्थिति में राज्य क्या करेगा, सबके लिए यानी काम, लोक सहायता उपलब्ध कराने का राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 41 में आप इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है। अब देखिए, आर्टिकल 42 में काम की न्यायसंगत व मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता उपबंध। देखिए, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्वों के कौन से आर्टिकल में प्रसूति सहायता उपबंध का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 42 में किया गया है कि काम की न्यायसंगत, यानी काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का ध्यान रखा जाएगा कि व्यक्ति को काम दिया जाएगा तो काम यानी न्यायसंगत तरीके से और मानवोचित दशाओं के आधार पर दिया जाएगा। और सबको यानी प्रसूति सहायता उपबंध, आप जानते हो कि प्रसूति सहायता उपबंध की व्यवस्थाएं हमारे राज्य के द्वारा कर रखी है कि प्रसूति सहायता उपबंध। अब देखिए, आर्टिकल 43। तो आर्टिकल 43, राज्य कोई अधिनियम या विधि बनाकर कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित करेगा। यानी आर्टिकल 43 में क्या है, राज्य विधि बनाकर यानी कर्मचारियों के लिए, राज्य विधि बनाकर कर्मचारियों के लिए क्या करेगा, न्यूनतम मजदूरी क्या करेगा,
निश्चित करेगा कि राज्य कोई भी विधि बनाकर कर्मचारियों के लिए, राज्य कोई अधिनियम या विधि बनाकर कर्मचारियों के लिए क्या करेगा, यानी न्यूनतम मजदूरी निश्चित करेगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में देखो, और इसी के अंतर्गत क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य क्या करेगा, कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा। देखो, कुटीर उद्योगों के संबंध में भी ये भी देखो महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है कुटीर उद्योगों की स्थापना करने का उल्लेख कौन से आर्टिकल में राज्य के द्वारा, तो आर्टिकल 43 में। और कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित करेगा, तो ये भी आर्टिकल 43 में। अब देखिए, आर्टिकल 43 के अंतर्गत भारत में यानी क्या चलाई गई, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। कौन से आर्टिकल की, कर्मचारियों के लिए राज्य काम भी देगा और काम देने पर न्यूनतम मजदूरी निश्चित करेगा। तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आई हमारे भारत में, कब आई, ये आई फरवरी 2005 में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, तो आर्टिकल 43 के अंतर्गत ही है कि राज्य कोई विधि अधिनियम, राज्य ने अधिनियम बनाया, राष्ट्रीय महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम। तो अधिनियम बनाकर फिर क्या दिया, काम दिया। तो आर्टिकल 43 के अंतर्गत आप दो बातों का ध्यान रखिए, कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित करेगा राज्य, और कुटीर उद्योगों का क्या करेगा, विकास करेगा। अनुच्छेद 44, तो अनुच्छेद 44 में है नागरिक सिविल संहिता। देखिए, नागरिक सिविल संहिता की राज्य यानी भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक यानी एक समान नागरिक सिविल संहिता लागू करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। देखिए, नागरिक सिविल संहिता की एक सिविल कोड यानी सबके लिए एक समान सिविल कोड लागू करेगा। देखिए, ये आर्टिकल 44 है, इसको लागू करने का प्रयास राज्य सरकार खूब करता है, लेकिन क्या है, ये आर्टिकल हमारे संविधान में आज तक लागू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि समस्या क्या आती है, धर्मनिरपेक्ष, कि भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब यहाँ पर यानी नागरिक सिविल कोड प्रत्येक धर्म के अलग अलग है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सबके यानी धार्मिक आधार पर सब अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग परंपराएं, विवाह कोड, विवाह संधि विच्छेद कोड सब अलग अलग है। तो कहने का मतलब आर्टिकल 44 में केवल है राज्य क्या करेगा, राज्य भारत में एक समान नागरिक सिविल संहिता लागू करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है यानी 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए राज्य क्या करेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा यानी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो कई बार पूछ लिया है कि अपन ने कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 करके यानी 86वां संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत किया गया, 45 के तहत, कि राज्य ने 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिका को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का क्या कर दिया, प्रावधान कर दिया। अब ये प्रावधान राज्य ने कर दिया, राज्य ने कह दिया कि भाई 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिका को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर दी गई है। अब यानी शिक्षा केंद्र है और बालक जहां रहता है, 6 से 14 वर्ष का बालक जहां रहता है उसके रहने के स्थान से 1 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो जाएगी। अब वहां शिक्षा वहां तक पहुंचने के लिए तो 11वां मौलिक कर्तव्य बना दिया कि प्रत्येक भारतीय माता पिता, अभिभावक और संरक्षक का यह अनिवार्य कर्तव्य है
कि 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिका को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। जहां राज्य ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है वहां तक क्या करें, पहुंचाए उनको। तो आर्टिकल 45, तो यहाँ तक ही आज अपन इतना ही चर्चा करेंगे। बाकी चर्चा जो आर्टिकल बचे उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। सभी को नमस्कार।